कश्मीर में 2 आतंकवादी 4 आतंकवादी मार के आपके 26 लोगों को चले गए। आपको नहीं पता 300 किलो आरडीएक्स है, कितने आपके जवानों को शहीद करके चले गए, आज तक नहीं पड़ा। जवाब नहीं है। अपने वोट के लालच में और अपनी गद्दी पक्की बनाने के लिए जो मजहब पे उतर के आ जाते हैं, ये बड़ा गलत है। ये बहुत एक घिनौनी हरकत है जो नहीं करना चाहिए। जितनी जुमलीबाजी, जितने झूठा दुनिया की सरकारों ने नहीं बोला होगा जब तक से लोकतंत्र चल रहा है दुनिया में, उतना मिला जुला कर भी करे तो उससे 100 गुना ज़्यादा ये झूठ और जुमले की सरकार है। उत्तराखंड में जिस तरीके से एक स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसके बाद युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, 9 दिन तक उनका आंदोलन चला और आखिरकार उनको फतेह हासिल हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवाओं के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। लेकिन इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और बयान लगातार चर्चाओं में है। वो बयान है जो उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल जिहाद काम कर रहा है, यानी कि युवाओं के आंदोलन को, युवाओं की मांगों को उन्होंने नकल जिहाद से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान पर देश के लोग क्या मानते हैं कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सही है या फिर युवाओं के आंदोलन को, युवाओं की मांगों को भटकाने का एक जरिया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर लीक हुआ, 2023 में एसएससी एचएससी का पेपर लीक हुआ, हरियाणा में, गुजरात में जूनियर क्लर्क का पेपर 2023 में लीक हुआ, बिहार में भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, गुजरात में भी अब तक पिछले 10 सालों में 14 पेपर लीक हो चुके हैं। आप लगातार भाजपा शासित राज्यों में जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरीके से हाल ही में उत्तराखंड में 9 दिन तक लगातार बच्चों का धरना चला, आंदोलन चला, उसके बाद जो है सीबीआई जांच की सिफारिश वहाँ के मुख्यमंत्री ने की, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि ये जो है पेपर जिहाद है, छात्र पेपर जिहाद कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ों को? देखिए, अगर समय रहते सरकार केंद्र में, और जिन राज्यों की आपने बात करी है, हर राज्य के अंदर बीजेपी की सत्ता है और आज वही पेपर को अगर पेपर जिहाद कहते हैं तो इस देश के अंदर उन मुख्यमंत्रियों को और इस देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके पास राज्य से लेकर के और केंद्र तक आप बैठे हो, और मैं तो यहाँ कहूँ ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोगों को अपने जो नुमाइंदे पहुँचा करके वहाँ पे भी आपने बांटने का काम कर दिया है, और उसके बावजूद आप पेपर आप रोक सकते नहीं, लेकिन नौकरियों के सवाल पे आप भागते हो, और जब चुनाव में आते हो तो न जाने आप कितने जुमले छोड़ देते हो। तो कहीं तो आपका ब्रेक लगानी पड़ेगी। वो कौन लगाई? देश की जनता लगाई। भाई, बच्चे जब आंदोलन कर रहे हैं, 9 दिन तक आंदोलन करना, और वो भी क्या एक छोटा सा पेपर लीक का मामला है ना, आप क्यों नहीं उसको सही तरीके से करवा सकते? और जब जिस देश का विपक्ष आप पे सवाल उठाता है तो आप कहते हो जी ये तो झूठे मामले हैं, ये तो फैक्ट नहीं है, ये दुरुस्त कर लेंगे। तो भाई, आप अपनी किसी बात पर भी 11 साल तक कहीं पर भी आप खरे नहीं उतरे हो। उत्तराखंड सरकार से ही जुड़े हुए भाजपा के एक नेता हाकिम सिंह, जो कि 2021 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उससे उनके तार जुड़े हुए मिले, और उसके बाद उस भर्ती को ऋतु खंडूड़ी, जो कि विधानसभा की अध्यक्ष, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो एक तरफ आप पेपर जिहाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके ही नेता पेपर को लीक कराते हैं। तो आखिरकार देश की जो जनता है, जब वो ये नारा दे, उत्तराखंड की जो लोग हैं, जब वो नारा दें कि पेपर छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, कितना सही? अच्छा नारा है, बहुत बढ़िया नारा है। पेपर चोर छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़। तो भाई, ये आज नहीं, ये नारा लेट लगाया हम लोगों ने, ये विपक्ष के लोगों ने लेट पता किया। अगर ये नारा हमारे को जब ये नए नवेले 14 में जब सत्ता में आए थे, अगर हमने तभी इस नारे की पैदाश अगर हो जाती तो आज तक जितने हमारे ऊपर ये जुल्म अत्याचार हुए ये नहीं होते। एक मुद्दा और बड़ा ज्वलन चल रहा है इस समय, और वो मुद्दा है सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का। जिस तरीके से एनएसए सोनम वांगचुक पे लगाया गया,
पहले सोनम वांगचुक मोदी सरकार की बढ़ाई किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे, सरकार भी उनको हाथों हाथ लेती थी। लेकिन जब से उन्होंने कहा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाए, लद्दाख के लोगों की रक्षा की जाए, यहाँ की संस्कृति की रक्षा की जाए, और उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना यह था कि जिस तरीके से जो देश के कुछ उद्योगपति हैं वो बहुत कम कीमत पर कहीं भी ज़मीन ले रहे हैं, कहीं भी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति को, लद्दाख की को धक्का लगेगा। और दूसरी उनकी मांग थी कि यूटी का जो दर्जा है वो वापस लिया जाए, फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिसके बाद वहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई, दुखद मौत हुई। आप कैसे देख रहे हैं एनएसए लगाना वांगचुक पर, और दूसरा वहाँ पर सरकार की जो कार्रवाई? देखिए, पहले तो एनएसए लगाना ही गलत है, और फिर किस पे लगा रहे हो? ये तो उल्टा आपके ऊपर लगेगा, समय आएगा। लेकिन उसके पीछे आज तमाम भारत देश का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो सामाजिक लोग हैं और पॉलिटिकल लोग भी, और वहाँ की लद्दाख की जो आम जनता है वो भी उसके साथ खड़ी है कि आपकी चूड़े हिलाने का काम इस देश के मजदूर और किसान ही आपका करेंगे। कुछ आईटी सेल के लोगों ने, आईटी सेल के प्रोपेगेंडा ने उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया, जबकि उनका कहना ये है कि पर्यावरण को लेकर के पाकिस्तान में वो सम्मेलन था, जिसमें वो समिट था, वो जिसमें भाग लेने गए थे, वहाँ 5-6 लोग और भी भारत के गए थे। अगर कोई सामाजिक प्रोग्राम था, अगर वो गए हैं तो अच्छी बात है। वहाँ पे लालू जी भी गए थे, और वहाँ पे तो अभी अभी नरेंद्र मोदी जी भी बिरयानी खा के आए हैं। तो उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि आप बोलने से पहले क्या आ रहा बात है कि वो इतना बड़ा ताकतवर देश होगा कि आपके यहाँ जो है युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान जो ना आपको फंडिंग कर रहा है। तो ये तो कहीं से भी नहीं, आईटी सेल का काम है। सुबह से लेकर शाम तक 50,000, 35,000, 40,000 पे पेड वर्कर हैं, और वो इस देश के अंदर नफरत घोलने का काम करते हैं। इस बात को देश के आम लोगों को समझ जानी चाहिए। जो पेड वर्कर लगातार जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि एक दिन आपकी औलादों का क्या हाल होगा, आपके घर परिवार के लोग आपको क्या कहेंगे, इस देश के लोग आपको क्या कहेंगे। आप ये गंदगी फैलाना इस देश में बंद करें, आप कोई और काम कर लें ताकि घर का चूल्हा जल जाए, लेकिन ऐसा बेहुदा काम ना करें कि तमाम इस देश के किसानों को आतंकवादी बोल देते हो, तमाम इस छात्रों को आप आतंकवादी बोल देते हो, इस देश की सबसे बड़ी जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले उन लोगों को आप आतंकवादी बोल देते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 9 दिन बाद युवाओं की मांग उत्तराखंड में मानी गई, जिस तरीके से लगातार सोनम वांगचुक ने दिल्ली तक की यात्रा की, हालांकि इनको अंदर नहीं आने दिया, पैदल वो वहां से आए अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और जब यूथ सड़कों पे आया तो उसको गोलियां खानी पड़ी, तो क्या सरकार जो है वो दमन का सहारा ले रही है? नहीं, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। कितना जुल्म नहीं किया किसानों के, तो फाइटिंग सामने हमने आपने खूब देखा है। दोनों किसानों के ऊपर किस तरीके से आंसू गैस के गोले चले। तो किसान जो सत्ता है उसको गहराई से समझना पड़ेगा। 1,00,000 2 लाख है, मतलब पहले 2 4 10 मौतों पे मंत्री अपना पद से इस्तीफा दे देते थे, गिलानी होती थी, तकलीफ होती थी देश के अंदर। इनका टारगेट है 1,00,000 2 लाख में भी ये लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। अगर किसी आरएसएस और बीजेपी और तमाम भारत देश के लोगों को कहना चाहता हूं, इनका एम है ये कितने लोगों को मरवा करके उनकी छाती पे चढ़ करके भी, लेकिन अपनी राजनीतिक से परे नहीं होंगे। राजनीतिक ये सत्ता के अंदर बने रहने के लिए ये किसी पड़ाव से गुजर जाएंगे। अरे हमारे तो सामने 2002 हुआ है, गोधरा कहीं बाहर हुआ कि बाबरी मस्जिद कहीं बाहर हुई है, किसानों का बाहर हुआ है, लद्दाख बाहर हुआ है। अभी जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी मार के आपके 26 लोगों को चले गए। आपको नहीं पता 300 किलो आरडीएक्स से कितने आपके जवानों को शहीद करके चले गए, आज तक नहीं पड़ा, जवाब नहीं है। तो ये कितने कायर, कितने मतलब ढीठ लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। किसी भी इन चीज़ों को, वो जिहाद पेपर को जिहाद से जोड़ना है किसी, ये तो बिल्कुल गलत है। और किसी भी चीज़ को मैं एक बात वैसी कहना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि किसी भी मज़हब को हमें इन चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जितने नारे हैं, चाहे स्टूडेंट ने भी दिए तो उनके पीछे भी कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल होगी, मैं आपको बता दूं। और जो पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं वो तो बाकायदा तौर पर सिर्फ एक ही इशू है, कोई दूसरा इशू नहीं है, वो है वोट का इशू, और कोई दूसरा इशू नहीं है। लेकिन वो उससे कूद के अपने वोट के लालच में और अपनी गद्दी
पक्की बनाने के लिए जो मजहब पे उतर के आ जाते हैं, ये बड़ा गलत है। ये बहुत एक घिनौनी हरकत है जो नहीं करनी चाहिए। आप कैसे देखें पिछले 10-12 सालों में जो हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब को कहा जाता था, किस तरीके से सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है? देखिए, इसके लिए चंद लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग नहीं हैं। आज भी वही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग वही हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने गुमराह किया। हालांकि मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि अब उनकी गुमराही फेल होती जा रही है, लोगों की बात समझ में आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो उनको लेकिन हाँ गुमराह किया गया कि साहब जहर फैलाने की कोशिश की गई, और उस गंगा जमनी तहजीब को, उस सेकुलरिज्म को, उस संविधान के अल्फाजों को जिनके ऊपर इन्होंने बाकायदा अपने जहरीलेपन की बरसात की थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त पलटते जा रहे हैं और वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी साजिश हुई थी कि अब हम क्या करें, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अपनी गद्दी बचाने के लिए ये सब कुछ किया। अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्या ये सरकार जो युवाओं से वादा करके आई थी, अब की बार युवाओं की सरकार, युवाओं से कहा गया कि हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, इतने 2 करोड़ नौकरियां हर साल, क्या ये सरकार अपने वादों पे खरा उतर पाई? नहीं उतर पाई, नहीं उतर पाई। कैसे देखते हैं, कैसे युवाओं के सपने पूरे नहीं हुए? आज भी मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि गरीबों की हमदर्दी की बात करो, इसलिए कहता हूँ रोजी रोटी की बात करो, सेहत की बात करो। ये मैंने अभी आपके सामने बात रखी थी। लेकिन ये एक फेल्योर है, मेरी नज़र में फेल्योर है। कोई कुछ भी माने, लेकिन मेरी नज़र में ये सरकार का एक बड़ा फेल्योर है। सबसे पहले किसी भी सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आने के बाद, सबसे पहला इंतजाम होना चाहिए रोजी रोटी का, उनकी भूख मिटाने का। चाहे सरकार अपने पास से क्यों ना, और मुल्कों में जाके देखो कितने लोग भूखे सोते हैं, और कंपेयर करो अपने यहाँ से कितने लोग बेचारे भूखे सो रहे हैं। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसके बाद ही तो फिर सब बातें शुरू होंगी। भूखे पेट तो जंग भी नहीं लड़ी जाती, भूखे पेट कुछ नहीं किया जाता। जो भी आप बता रहे हैं उत्तराखंड में हुआ, ये ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं बहुत। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये हर जगह हो रही है, बिहार, यूपी और क्या बोलते हैं एमपी, गुजरात, और आपका मतलब लिस्ट अगर निकालें तो हमेशा जितनी परीक्षाओं की भी परीक्षाएं दी जाती है, परीक्षा पास करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी की परीक्षाएं रोक दी गई है। यूपीएससी के जितने लोगों को पास किया गया है उनको पेंडिंग रखा गया है, उनको जॉब पे नहीं लाया जा रहा है। तो इसका मंशा और उद्देश्य यही है कि आम जनता को पूरी तरह से टर्चर करके रखें और तानाशाह बन के रहें। इनका उद्देश्य है, जो गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, कि हमें गरीबों को प्रताड़ित करके रखना है, आम जनता को प्रताड़ित करके रखना है, और खुद तानाशाह बन के रहना है, तभी हम रह पाएंगे। क्योंकि अगर मूल तौर पे कहा जाए कि ये इंसानियत मानसिकता के नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए भी देखी जाए तो डीएनए की बात आती है कि R1A1 यूरेशियन यहूदी हैं। वो यहूदी होते हैं जो यहूदियों से निकले हुए लोग, जो समाज से बहिष्कृत लोग थे, उनको एक अलग जगह पे भेज दिया गया था कि तुम लोग समाज में नहीं आओगे। वो लोग चोर डाकू लुटेरे मानसिकता के थे और वहीं बने रहे। उन्हीं की डीएनए है जो यहाँ आए हुए थे भाग पड़ा करके, और यहाँ बिजनेस करके जैसे के तैसे घुसपैठी आक्रमणकारी बन के यहाँ पे जो भी करते करते आज सत्ता में बैठे हुए। जब आप देखते हैं कि गुजरात में 14 बार पेपर लीक हो जाए पिछले 10 सालों में, एमपी में व्यापम जैसा घोटाला हो जाए, उत्तराखंड की बात हमने की, व्यापम में तो कई लोगों की मौतें भी हुई, तब आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सरकार वास्तव में युवाओं के सपने पूरे कर पा रही है या केवल जुमलेबाजी साबित हो रही है? देखिए, सच्चाई तो ये जो हमने जवाब दिया था आपको, तो ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी की मंशा है, ये ख़त्म नहीं होने वाली है, दिन पे दिन बढ़ती रहती है, उसकी रेशियो में कमी नहीं आ रही है। जितनी जुमलीबाजी, जितने झूठा दुनिया के सरकारों ने नहीं बोला होगा जब तक से लोकतंत्र चल रहा है दुनिया में, उतना मिला जुला कर भी करे तो उससे 100 गुना ज़्यादा ये झूठ और जुमले की सरकार है। और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हूँ नहीं, क्योंकि मैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतक हूँ। तो बेसिकली मैं वो चाहता हूँ कि समाज को एक मानवता आधारित न्याय मिले, उसीलिए मैं आपसे बात करता हूँ। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूँ। तो कहने का मतलब कि मैं जनता पक्ष में हूँ। जनता को क्या न्याय मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, जो कि ये सरकार
नहीं दे सकती है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस कहते हैं कि खाओ और खाने दो वाली वे चल रही थी, वो भी उसी मेंटालिटी की है। तो कहने का मतलब कि चोर मौसेरा भाई, एक बड़ा चोर था, बड़ा डाकू आ गया। तो बात ये रही कि इसकी इतिहास पे अगर हम जाएं तो जितना भी बोले कम है, बहुत कम है, नहीं बोला जा सकता। इतना खराब सिचुएशन कर दिया है बीजेपी ने, क्योंकि उसका उद्देश्य था, जनता ने उसको आने दिया, ये जनता की कमी है बस। आपकी बिरादरी, जैसे कि आपने बताया, परिचय भी हुआ आपका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतक, आपकी बिरादरी का एक आदमी इस समय एनएसए की कार्रवाई के तहत जेल में है, सोनम वांगचुक। जिस भाजपा की सरकार ने उसको सम्मानित किया, जिस भाजपा की सरकार की वो बढ़ाई किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने अधिकारों की बात की तब उनको जेल में डाल दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि ये क्या वास्तव में न्याय है या युवाओं की आवाज़ को दबाने की साजिश है? सच ये बात है कि जितने लोग समाज और देश, सामाजिक चिंतक, समाज की चिंता के लिए कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं, आर्थिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं, उनको सबको एनएसए लगा दी जाती है और इसीलिए ये लॉ लाई गई है। और दूसरी बात रह गई थी कि अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टियों के हैं, उनके लिए भी एक मुख्यमंत्री हटाओ वाली लॉ और बिल ला दी गई है। वजह ये है कि फाइनली मिला जुला कर यही आ रही है कि सरकार अब दुनिया में सबसे पहला तनाशाह ऐसी बन गई है कि किसी को जीने नहीं देगी। जितने न्याय के प्रति अपना विचार रखना चाहते हैं, समाज और देश को उत्थान के प्रति सोचते हैं, उनके लिए रास्ता बंद करने की 100% तैयारी कर चुकी है। इसके लिए हमें नेपाल जैसे स्थिति पैदा करना पड़ेगा। इस देश में यही सलूशन होगा। और जितना गलती सरकार करती है, सोनम वांगचुक, उसको क्या कहा जाए, वो हमारा देश का गौरव है। विज्ञान में, सामाजिक सेवा में, आर्थिक सुधार में, क्लाइमेट चेंज में उस आदमी को एनएसए के तहत लगा करके और वो भी जेल में डाल देना, उसको परिवार और समाज से दूर कर देना, कोई मैसेज न देना कि हो क्या रहा है, ऐसा तनाशाह और क्या बोलेंगे, ड्राकुला एक शब्द आता है, ड्राकुला वैम्पायर आता है, वैसा ही आदमी है। इसको पेपर को जिहाद से जोड़ देना, धार्मिक रंग दे देना, युवाओं की मांगों को ना सुनना, ये गलत है, निश्चित रूप से गलत है। अगर ऐसी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दी है, उनको इसका खंडन करना चाहिए एंड डेफिनेटली इसका उनको बनता ही है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है सबको सॉरी बोलना, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये पेपर लीक तो होते रहते हैं, मुझे लगता है देश में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें पेपर लीक होने की सिचुएशन ही ना हो। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है केंद्र सरकार को बनानी चाहिए ताकि सभी राज्यों में जो पेपर हो सेंट्रलाइज्ड हो जाए, लेकिन ना ही उसको हैक कर सकें, ना ही उसको लीक कर सकें। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये उत्तराखंड में ही नहीं, सब जगह पे है। गुजरात में 14 बार हुआ, बहुत एमपी में व्यापम घोटाला हुआ, कई लोगों की हत्या, बहुत गलत है। नहीं, इस पे मेरा यही है कि मुख्यमंत्री जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से कोई आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर गलत स्टेटमेंट गलती से मुंह से निकल जाए तो कोई बात नहीं, माफी मांगो। क्योंकि देखो, आफ्टर ऑल जनता ने आपकी सरकार बनाई है, कुछ ना कुछ सोच उनके दिमाग में थी, कुछ ना कुछ उनको एक उम्मीद थी कि आप विकास करोगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच बढ़िया तरीके से हो ताकि ये जो बच्चे हैं जिन लोगों ने अपने पेपर दिए थे उनको सफ़र ना करना पड़े। हमारे देश का युवा आज की डेट में यही सफ़र कर रहा